नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। पूरे देश में इतनी जगह है रहने के लिए, लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर ही अपने घर बसाने होते हैं। उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करती है तो फिर रोना गाना शुरू हो जाता है। अभी कुछ महीनों पहले ही हल्द्वानी में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। अब एक बार फिर से झारखंड में भी हल्द्वानी वाला कांड रिपीट होने वाला है। दरअसल इस बार कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है कि जिसके बाद जिहादियों का तगड़ा एक्शन होने वाला है। दरअसल जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गए हैं, वो अब उनको हटाने का पूरा वक्त आ गया है। क्या है पूरा मामला और झारखंड में कैसे लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। झारखंड में सरकारी जमीन पर कब्जा, 90% मुसलमानों ने किया कब्जा। फिर होने वाला है हल्द्वानी वाला कांड, जमीन खाली करने के बदले मुआवजे की मांग। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नाक के नीचे किस तरह से लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है, ये खुलकर सामने आ गया है। इतना ही नहीं, जो हाल हल्द्वानी में हुआ था वही हाल अब एक बार फिर से झारखंड में होने वाला है। दरअसल जो नाम लिस्ट में सामने आए हैं, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। उनको सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या है। पहले हल्द्वानी और अब झारखंड में देखने को मिलेगा। नाम तो पहले ही निकलकर सामने आ गए हैं, जिन्हें लोगों ने देख भी लिया है। अब झारखंड की एक कंपनी का नाम आपको बताते हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL। ये प्राइवेट नहीं, भारत सरकार की कंपनी है। कोयले के खदानों से जुड़ी ये कंपनी इंटीग्रेटेड स्टील सेक्टर की जरूरत के 50% कोकिंग कोयला की जरूरतों को पूरा करती है। इसकी स्थापना जनवरी 1972 में की गई थी। फिलहाल ये 36 कोयले के खदानों का प्रबंधन कर रही है। देश भर में इन खदानों को 13 अलग अलग क्षेत्रों में चिन्हित करके इनका वर्गीकरण किया गया है और अब इसी कंपनी पर खतरा मंडराने लगा है। धमाकेदार ट्विस्ट तो बाकी है, जो खबर में आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने अवैध कब्जा किया है। BCCL की संपत्ति पर अवैध कब्जा, 90% मुसलमान। BCCL को जो 13 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, इन्हीं में से एक है सिजुआ क्षेत्र यानी कि मोदीडीह कलियारी। इस क्षेत्र में कंपनी को लोक परिसर में अनाधिकृत दखल करके बेदखली अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़ा है। ऊपर जो नाम सामने आए हैं, ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है। इन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। सिजुआ क्षेत्र में मौजूद भू संपदा न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अब BCCL ने अखबार में विज्ञापन जारी करके चेतावनी दी है कि न्यायालय के भू संपदा पदाधिकारी ने कहा है कि अगर वो अगली सुनवाई में मौजूद नहीं रहे तो उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया जाएगा। इन्होंने BCCL की भूमि और फ्लैट्स कब्जा रखे हैं, ऊपर से कोर्ट की सुनवाई में नहीं जा रहे, नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे। ऐसे 50 लोगों की सूची है, जिनमें 45 मुस्लिम हैं। पूरे 90%। आखिर क्या कारण है कि सज्जाद, नसरुद्दीन और आमिर जैसे लोगों का ही नाम आता है? जब भी एक साजिश के तहत सामूहिक रूप से किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जे की बात आती है, कोई वाशिद, इमरान या अनवर ही क्यों होता है। जब सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके न्यायालय के आदेश तक की तौहीन की खबर सामने आती है, आखिर कोई जरीना, सबीना और रजिया ही क्यों होती है। जब सरकारी संपत्ति को बेशर्मी से कब्जा करके उल्टा विक्टिम कार्ड निकाल लेने की बात सामने आती है, यहाँ एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत भी लागू होती है। क्योंकि न सिर्फ इन्होंने एक सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके उसे अपना मानना शुरू कर दिया है, बल्कि नोटिस का जवाब देने या फिर कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होने तक से इनकार कर दिया है। क्या ऐसे लोग ये समझने लगे हैं कि देश में उनके लिए अलग कानून है, या फिर जब कार्रवाई की बात आएगी तो NGO, नेताओं और पत्रकारों का गिरोह उनके साथ खड़ा हो ही जाएगा, जैसे हल्द्वानी में हुआ। हल्द्वानी में क्या हुआ? उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी। इसे इस पहाड़ी राज्य की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल और औद्योगिक गतिविधियां इसी इलाके में होती हैं। जाहिर है कि आवागमन और माल ढुलाई की सुविधा भी यहाँ बेहतर होनी चाहिए।
भारत में ये काम रेलवे के जरिए होता रहा है, लेकिन यहाँ तो रेलवे की जमीन पर ही ऐसा सामूहिक अतिक्रमण या अवैध कब्जा हुआ है कि पुलिस तक नहीं छुड़ा पाई। देश भर के कई मुस्लिम नेता, वकील और पत्रकार इनके समर्थन में खड़े हो गए। सो अलग यहाँ इस गिरोह के पत्रकार के बारे में बताना जरूरी है जो इस मानसिकता का साथ देते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कैसे एक व्यक्ति भीड़ को गाइड कर रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, साथ ही बात कर रहा था कि एक चैनल पर ये सब चलाया जाएगा। जैसे ही अवैध कब्जा खाली कराने की बारी आई, भीड़ जुट गई। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन में महिलाओं, बच्चों का इस्तेमाल होने लगा और रोने धोने के वीडियो सोशल मीडिया पर चलाए जाने लगे। और आखिर में वकीलों का गिरोह है ही, एनजीओ है ही, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। यहाँ भी वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी। अतिक्रमण करने वालों की संख्या 100 या 200 नहीं बल्कि 50,000 है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मौजूद गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहां 4,365 मामले हैं अतिक्रमण के। 1 दर्जन मस्जिदें बना दी गई हैं। जहां भी वही मामला है, ठीक बीसीसीएल की तरह कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। भारतीय रेलवे को और ज्यादा बड़ा करने के काम में दिक्कतें आ रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, ये लोग गोला नदी में अवैध खनन भी करते हैं, जिससे रेलवे की पटरियों और पुल को खतरा है। आज से ही नहीं, 1975 से ये सब हो रहा है। ताजा हिंसा के मामले में यहाँ हथियार इकट्ठा किए जाने तक की बात भी सामने आई है। मदरसों के बच्चों को लाया गया, ये सब तिकड़म अब एक पैटर्न बन गया है। कहां से आती है कब्जे की मानसिकता? सिर्फ धनबाद और हल्द्वानी ही नहीं, ये मानसिकता हमें हर जगह दिखाई देती है। जब एक भीड़ सड़क पर नमाज पढ़ने लगती है और उनकी वजह से ट्रैफिक रुका रहता है, तो लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें शह मिलती है। जब एक भीड़ शाहीन बाग में महीनों सड़क कब्जा कर बैठी रहती है और दिल्ली के लाखों लोग रोज परेशान होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, इससे उन्हें शह मिलती है। जब जगह जगह सड़कों से लेकर जंगलों तक की जमीन पर दरगाह बना दिए जाते हैं और वहां चादर चढ़ाया जाने लगता है, इससे उन्हें शह मिलती है। जब अवैध अतिक्रमण की घटनाएं हो, इससे आमजनों को परेशानी हो, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा करने वाला हिंदू है या फिर मुस्लिम या फिर किसी दूसरे धर्म का। बीसीसीएल ने 2017-18 में अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी की 526 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर अवैध कब्जा हुआ है, जिनमें से कई जमीनों पर अतिक्रमण छुड़ाया भी गया है। खदानों की सुरक्षा के लिए और लंबे समय तक संचालन के लिए जरूरी होता है कि आसपास जो अतिक्रमण या अवैध निर्माण है, उन्हें खाली कराया जाए। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर धनबाद में भी हल्द्वानी की तरह हिंसा भड़क जाए और धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाए। फिर लोग इसकी तरफ से दौड़कर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे लेकर आएंगे। इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बताया जाएगा। विदेशी मीडिया में बताया जाएगा कि भारत में मुस्लिमों को उजाड़ा जा रहा है। अवैध अतिक्रमण की बात दब जाएगी। पूरा मामला मुस्लिम बनाम मोदी सरकार बना दिया जाएगा। खैर, देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में आगे क्या होता है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।